हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी कहानी वसीयत पसंद आई ना? मैं जानती हूं आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और हमारे समाज में ये सारी चीज़ें आज भी देखने को मिल रही हैं। लोग बेटियों के घर जाते हैं तो एक संकोच सा उनके अंदर होता है और एक बेटी भी दो भागों में बट के रह जाती है। अगर वो ससुराल वालों का ध्यान रखती है तो मायके से उसे अपना ध्यान हटाना पड़ता है, लेकिन अगर कभी भूल से भी उसने मायके वालों की तरफ ध्यान दिया तो हजारों तानों की बरसात हो जाती है कि इसके पास मायके वालों ये हमारी बहू होकर भी मायके वालों को बहुत ध्यान देती है, इसका दिल हमेशा मायके में लगा रहता है। पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। एक लड़की कोशिश करती है कि वो अपने मायके और ससुराल में हमेशा तालमेल बनाकर रखे और उसे उस कोशिश में कामयाब करने के लिए उसे आपके सहारे की ज़रूरत होती है। अगर थोड़ा सा आपकी तारीफ़ मिल जाती है कि हाँ तुम बहुत अच्छा सा तालमेल बना लेती हो, तो वो लड़की ससुराल और मायके में बहुत अच्छे से दोनों का तालमेल बैठा के चलती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अब तक सुना भाग 1 में कि किस तरह रुचि के पापा चले आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर उसकी सास छोटी छोटी बातों का कुछ ऐसा बोल देती हैं जैसा उन्हें फील होता है कि जो है मेरी वजह से इनके घर में लड़ाई हो रही है या मेरी वजह से मेरी बेटी की सास मेरी बेटी को ऐसी बातें बोल देती हैं। वक्त ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन उसकी सास और ससुर आपस में बात कर रहे थे कि अब तो समधन जी भी ख़त्म हो गई हैं, तो मेरा बेटा इतना कहाँ कर पाएगा। नवीन उसके पास वैसे भी इतना वर्क है और गांव की भी देख रेख करनी पड़ती है, तो क्यों ना बहू से कह दिया जाए कि वहाँ की प्रॉपर्टी बेचकर या उसके पिता जो है वसीयत कर दें अपनी बेटी के नाम, तो वो वहाँ की प्रॉपर्टी बेचकर या कुछ ऐसा वहाँ पर कर दिया जाए तो थोड़ा सा वहाँ की प्रॉपर्टी सेफ रहे। और अगर इनके पापा को भी कुछ हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरा बेटा इतना कहाँ कचहरी में या इतना कहाँ चक्कर लगा पाएगा, उसके पास इतना टाइम कहाँ है। तो अब तो इनके पापा को अपनी बेटी के नाम वसीयत कर देना चाहिए, चाहे बेटी के नाम कर दें या दामाद के नाम कर दें। दोनों पति पत्नी, उनकी पत्नी अपने पति से कह रही थी, तो इस पर उनके पति ने कहा कि कैसी बातें कर रही हो, अभी समधी जी जिंदा हैं और ये सब चीज़ें अभी अच्छा नहीं लगता। अभी उनके घर में इतना बड़ा हादसा हुआ और ये सारी बातें बहू हमारी कैसे कहेगी, और तुम्हें ज़मीन जायदाद से इतना ज़्यादा प्यार है और क्या करोगी, यहीं पर सब कुछ छूट जाएगा। तो उनकी पत्नी कहती हैं कि आपको नहीं प्यार होगा, मैंने तो शादी इसीलिए किया था क्योंकि ये इकलौती लड़की थी और मुझे पता था कि इनके और कोई ना लड़का है ना लड़की है तो पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो इस पर उनके हस्बैंड सोचते हैं कि मेरी पत्नी का दिमाग कितना ज़्यादा चलता है, ये सारी चीज़ें क्या क्या सोचती रहती है, इतनी अच्छी बहू मिली है। लोगों की बहुएं नहीं सही होती हैं, लोग दान दहेज ले लेते हैं, लेकिन अगर बहू ही घर की नहीं अच्छी है तो सारी प्रॉपर्टी हो या दान दहेज हो सब कुछ बेकार है। वो अपनी पत्नी की बातों का जवाब नहीं देते, वहाँ पर वो चुप रहना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। पर ये सारी बातें गोविंद जी के कानों तक पहुँच जाती हैं। वो अपने रूम से बाहर निकल रहे थे और ये बातें सुनकर उनके मन में भी होता है कि इस बात सही ही कह रही हैं, आज नहीं तो कल सब कुछ रुचि का ही है और मेरे जाने के बाद मेरी बेटी या दामाद को प्रॉब्लम होगी, तो अच्छी बात है, सही बात है, मुझे वसीयत कर देना चाहिए। और ये बात वो अपनी बेटी से खाना खाने के बाद अपने रूम में होते हैं तो थोड़ा टेंशन में बैठे रहते हैं। तो रुचि पूछती है क्या बात है पापा, कोई दिक्कत है, कुछ आपको प्रॉब्लम है? तो वो कहते हैं कि रुचि मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे नाम अपनी प्रॉपर्टी का वसीयत कर दूँ, कल मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हें दिक्कत होगी। तो रुचि एकदम अस्तब्ध होकर खड़ी हो जाती है कि क्या पापा आप क्या बोल रहे हैं, ये सब क्या चीज़ें हैं, मैं क्या करूँगी आपकी ज़मीन जायदाद लेकर, और फिर आपको हम लोगों के साथ रहना है, हमारे साथ जीना है, ऐसे आप कैसे बोल सकते हैं? रुचि ये कहते कहते उसकी आंखें भर आती हैं। तो इस पर गोविंद जी कहते हैं तू पागल है बिटिया, और जो है सब कुछ तो तेरा ही है, आज नहीं तो कल ये सब कुछ तेरा ही है। और
मेरे है ही कौन जो ये ज़मीन जायदाद लेगा, और मेरे जाने के बाद तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी, इस वजह से मैं चाह रहा था कि तुम्हारे नाम में वसीयत कर दूं। तो इस पर रुचि कहती, बस पापा अब इसके आगे आप कुछ नहीं बोलेंगे और ये सब चीज़ें आप मत कहा करिए, मुझे बुरा लगता है। गोविंद जी ने भी सोचा कि उनकी बेटी को दुख हो रहा है, तो वो चुप हो जाते हैं और इस तरह उनकी लाइफ चल रही होती है। रुचि अपने पापा का ध्यान रखती है, तो इस पर उसकी सास को थोड़ा सा बुरा फील होता है। एक दिन उसके पति नबीन वो अपने पापा को लॉन में बाहर छोड़ के आती है। उसके पापा टहल रहे होते हैं, तो वो नबीन और रुचि रूम में होते हैं। वो दोनों आपस में कुछ बातों पर उनकी बहस सी होती है, तो फिर रुचि शांत होकर अपना रूम सही कर रही होती है। तो तभी नबीन कहता है कि एक बात बताओ, अच्छा ये पापा जी यहाँ पर कब तक रहेंगे? तो रुचि एकदम खड़ी हो जाती है, कहती है कि क्या मतलब कब तक रहेंगे? पापा का है कौन जो वो कहीं और रहेंगे, पापा तो मेरे साथ ही रहेंगे ना। तो इसमें नबीन कहता है, अरे पापा तुम्हारे साथ रहेंगे लेकिन यहाँ कब तक रहेंगे? तो इस पर रुचि कहती है, ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया। तो इस पर नवीन कहता है कि तुम्हारे पापा अपनी बेटी के घर कब तक रहेंगे? पापा के रहने से हमारी भी प्राइवेसी में दिक्कत होती है, मम्मी पापा को भी दिक्कत होती है, और लोग समाज में क्या क्या बातें बोल देते हैं कि इनके पापा घर पे हैं, बेटी के घर का पानी पी रहे हैं, बेटी के घर पे हैं, और आसपास में भी बातें होने लगी। तो इस पर रुचि कहती है कि ये आप बोल रहे हैं या मम्मी जी के शब्द हैं? तो इस पर नवीन गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम जो समझो, पापा जी को अब उनके यहाँ छोड़ा, बहुत दिन हो गया, उनकी लाइफ है, ये लाइफ ऐसे ही उनकी चलेगी और उन्हें अकेले ही रहना होगा। तो इस पर रुचि सोचती है कि उसका पति कितना कठोर है, वो जानता है कि उसके पापा जी के कोई और नहीं है, उनका मतलब यही मैं ही अकेली हूँ, और ऐसी बातें वो कैसे कर सकता? वो तो ये कभी नहीं सोच सकती कि उसके सास ससुर उससे दूर जाकर रहे। तो इस पर वो कहती है कि दिक्कत तुम्हें क्या है? मेरे पापा के यहाँ रहने से तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं तो मम्मी पापा का भी कर रही हूँ और अपने पापा का भी कर रही हूँ, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? और तो नवीन कहता, मुझे दिक्कत क्यों नहीं है, पापा जी के रहने से बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सी बातें हैं जो हम लोग कुछ अगर खुलकर बातें करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो प्लीज़ तुम पापा को उनके यहाँ आप छोड़ आओ और उनकी सुख सुविधा का हम पूरा ध्यान रखेंगे, नौकर चाकर लगा देंगे, सब कुछ वहाँ पर पूरी हर चीज़ की व्यवस्था मैं कर दूँगा। तुम्हें जो है अब यहाँ पर कितने दिन पापा रहेंगे? तो रुचि उस टाइम कुछ नहीं बोलती है, और ये बातें उसके पापा सुन लेते हैं और वो भी सोचते हैं बात सही है, मैं कितने दिन तक यहाँ पर रहूँगा, मुझे भी अजनबी सा फील हो रहा है, मैं अपने घर जाऊँगा तो वहाँ पर मुझे अपना सा रहेगा। तो वो कुछ नहीं बोलते और कमरे में आके अपना सामान पैक करने लगते हैं। रुचि खाना बनाती है, सब खाना खाने के बाद उसके पापा अपने रूम में जाते हैं, वो एक एक सामान अपना पैक कर रहे होते हैं। रुचि आती है, कहती पापा ये क्या है, आप बैग क्यों पैक कर रहे हैं? तो इस पर उसके पापा कहते हैं श्री गोविंद जी कि अरे बेटा मैं कब तक यहाँ रहूँगा, मुझे भी घर जाना है, मुझे तुम्हारी माँ की याद आती है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं घर चला जाऊँ। तो रुचि कहती है, क्या पापा आप क्यों घर जाएंगे, और जो है माँ अब नहीं है, आप मेरे यहाँ हैं, आप क्यों घर जाएंगे, वहाँ अकेले आप कैसे रहेंगे, आप जानते हैं आपकी तबीयत खराब है। तो इस पर गोविंद जी कहते हैं कि बेटा मैं कब तक यहाँ पे रहूँगा, और ये तुम्हारा घर है, तुम अपना ससुराल देखो, अपना सब परिवार देखो, तुम मेरे लिए परेशान मत हो, मैं वहाँ नौकर चाकर लगा लूँगा, घर है और मैं वहाँ का देखभाल भी घर का करता रहूँगा, वरना वहाँ घर पर कोई नहीं रहेगा तो घर भी गिर जाएगा और ना साफ सफाई हो पाएगी ना कुछ, मैंने और तुम्हारी माँ ने इतने प्यार से बनाया है। तो रुचि समझ जाती है कि पापा
ने शायद किसी की बातें सुन ली हैं और इसलिए पापा ऐसा सोच रहे हैं। तब भी वो जिद करने लगती है कि नहीं पापा, आपको नहीं जाना है। इस पर गोविंद जी उसे डांटते हुए कहते हैं, रुचि बहुत हो गया, मैं तुम्हारी हर जिद मानता हूँ, बचपन से सारी बातें तुम्हारी मानते आया हूँ, इसका ये मतलब नहीं है तुम जितना कहोगी मैं उतना ही करूँगा। मैं तुम्हारा पापा हूँ और मैं ये डिसीजन ले चुका हूँ कि मैं घर जाऊँगा। रुचि कुछ नहीं बोलती है, वो कहती है ठीक है पापा। तो जब दूसरे दिन गोविंद जी घर जाने के लिए तैयार होते हैं और नवीन को और उनकी मम्मी बड़ी खुश होती हैं कि हाँ अब ये जा रहे हैं, पर उनके नवीन के पापा बहुत दुखी हो जाते हैं कि वो अकेले वहाँ कैसे रहेंगे, शायद वो उनका दर्द फील कर रहे थे। तो इस पर नवीन कहता है अच्छा है पापा जी, आप वहाँ पर जा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, वहाँ पर मैं सब व्यवस्था कर देता हूँ। तो इस पर रुचि बोलती है, कहती है नवीन आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सोच रही हूँ मैं वहाँ पर चली जाऊँ और मैंने एक डिसीजन लिया है। तो मैं सोच रही हूँ जो पापा का घर है उस पे मैं एक स्कूल खोल दूँ पापा और मम्मी के नाम से, जहाँ पर गरीब बच्चों की पढ़ाई होगी। और मैं सोच रही हूँ पापा का जो शहर में प्लॉट पड़ा हुआ है उसे मैं बेच दूँ और कुछ गरीबों में दान कर दूँ, किसी संस्था को दे दूँ। और पापा के कुछ खेत हैं करीब 10-15 बीघे, मैं सोच रही हूँ वो सब भी मैं बेचकर पापा के नाम जमा कर दूँ, कुछ फंडिंग कर दूँ और उनसे कुछ गरीब लोगों के लिए कुछ ऐसा कर दूं जिससे पापा का नाम हमेशा चलता रहे। रुचि की ये बातें सुनकर सारे लोग घर के हक्का बक्का हो जाते हैं, बिल्कुल अवाक खड़े रहते हैं कि ये क्या बोल रही है। उसकी सास और नवीन तुरंत पूरे गणित लगाते हैं कि रुचि का घर ही करीब 40-50 लाख का होगा और शहर में जो प्लॉट पड़े हैं वो करीब 1-1.5 करोड़ के होंगे और वहाँ की ज़मीन करीब 1-1.5 करोड़ की होगी, तो करीब 5-6 करोड़ क्या रुचि ऐसे ही सबको दान दे देगी। वो लोग एकदम अवाक से खड़े रहते हैं कि रुचि क्या बोल रही है। नवीन कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम सारी चीज़ें दान क्यों कर रही हो। तो इस पर जो है जब नवीन ये कहता है तो उसके पापा भी अवाक हो जाते हैं कि मेरी बेटी ये क्या डिसीजन ले रही है। वो कुछ बोलते नहीं हैं, वो कुछ सामान लेने के लिए अपने रूम में उनका कुछ सामान छूट जाता है जो रूम में लेने के लिए चले जाते हैं और सोचते हैं ये पागल हो गई है, क्या उल्टा सीधा बोल रही है, मेरी पूरी ज़मीन बेच देगी और दान कर देगी, क्या बोल रही है। इस पर उसकी सास कहती हैं कि जब उसके पापा चले जाते हैं रूम में तो उसकी सास कहती हैं कि तुम बहू पागल हो गई हो, करीब 5-6 करोड़ की ज़मीन को तुम बेच दोगी और उसको दान कर दोगी और जो है फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा। तो इस पर रुचि कहती है मम्मी मेरे पास क्या बचेगा, क्या मतलब, मेरे पास तो आप लोग हैं, नवीन है और फिर वहाँ पर अगर जो है मैं दान कर दूंगी सारी ज़मीन और सब वहाँ पर स्कूल खोल दूंगी तो मेरे पापा का नाम सदियों तक रहेगा, लोग मेरे पापा का नाम लेंगे। और यहाँ देखिए मेरे पापा की एक इज्जत तक नहीं हो पा रही है। मेरे पापा 4 दिन से यहाँ पर आए हैं और बोझ बन चुके हैं और आज वो इतने दुखी हो गए कि यहाँ से जाने के लिए वो उन्होंने अपना बैग पैक कर लिया और वहाँ पर वो कम से कम उन बच्चों के आने से खुश रहेंगे, वो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, उनका टाइम पास होगा। तो मुझसे ज़्यादा तो वो बच्चे भी उनके प्यारे होंगे और जो पापा की जो पैसे बचेंगे मैं उन बच्चों की फ़ीस उससे भरूंगी, तो इससे बच्चे सदियों तक पापा का नाम लेंगे। और यहाँ पर क्या है, मेरे पापा को इज्जत की 2 रोटी नहीं मिल पा रही है, मेरे पापा यहाँ पर रह रहे हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। उनकी सास सोचती हैं कि मेरी बहू सारा सब कुछ लुटा दे रही है और सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम लोगों ने उसके पापा को कुछ बोल दिया और ये ऐसे ही करती रहेगी तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तो उनकी सास कहती हैं कि अरे माफ़ करना बहू, हाँ हम सब सही बात तुम बोल रही हो, तुम्हारे पापा अकेले हैं, तुमको इनका ध्यान देना होगा।
और ये बातें हम समझ नहीं पाए हैं। हम समधी जी से माफ़ी मांग लेंगे और उन्हें मत ले जाओ। सही बात है, वो अकेले वहाँ कहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे तो हम लोग भी उनसे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, उनका टाइम पास होगा और हम लोग समधी जी को मना लेंगे। रुचि मन ही मन बहुत खुश होती है और नवीन भी सोचता है कि सही बात है, इसी के हाथ में सब कुछ है। अगर मैं अपने ससुर को यहाँ से जाने देता हूँ तो वो ये सब कुछ बेच देगी या सब कुछ दान कर देगी और हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग ससुर जी को यहीं पर रोक लें और उनकी सेवा करें और जो है रुचि भी ये सब चीज़ें ना करे, जिससे वो भी कहती है, वो भी अपने आप सॉरी बोलता है रुचि से और कहता है कि रुचि मैं सही में समझ नहीं पाया और मुझे समझना चाहिए था कि हाँ तुम जो है अपने पापा की इकलौती बेटी हो और अगर तुम नहीं अपने पापा का ख्याल रखोगी तो कौन रखेगा। तो इस पर रुचि खुश होती है और उसके ससुर बहुत प्राउड फील करते हैं अपनी बहू के ऊपर कि वो कितनी समझदारी और सूझबूझ से उसने अपने पापा को इज्जत भी दिला दिया और अपने पापा को इस घर में रहने के लिए राजी भी कर लिया। लेकिन रुचि के इस बात से वो खुश भी थे और उन्होंने सबके सामने रुचि से कहा कि पर रुचि अच्छा ठीक है, तुम अपने पापा को ये लोग तो मना ही लेंगे, नहीं जाने देंगे, लेकिन बेटा मैं चाहता हूँ कि सच में तुम अपने पापा के नाम से वहाँ पर एक स्कूल खोल दो और वो स्कूल जो है तुम्हारे पापा के नाम से हो, गरीब बच्चों के लिए हो और जिससे तुम्हारे पापा का नाम हमेशा चलता रहे। और समझे जी वहाँ जाकर कुछ दिन अगर रहते हैं तो ठीक, अभी यहाँ से उन्हें जाने दो तो कुछ दिन वहाँ रहेंगे, पर उनके साथ तुम्हें भी रहना है और हम लोग भी साथ में चलेंगे, कुछ दिन वहाँ रहेंगे, फिर उन्हें वहाँ से मना कर ले आएंगे, क्योंकि अगर अब हम उन्हें यहाँ पे रोकेंगे तो वो उनके मन में एक भाव कुंठा रहेगी कि क्या बात है और ये उन्हें सोचने पर मजबूर कर देगी और जिससे उन्हें ये लगेगा कि हाँ उनके मतलब उनकी कोई इज्जत नहीं है। तो इस वजह से उनका मन बहलाने के लिए कुछ दिन तुम वहाँ पर अपने पापा को ले जाओ और स्कूल जब तक खुल नहीं जाता, जब तक सारी चीज़ें सेटल नहीं हो जाती, तुम भी साथ में रहना, यहाँ पर तो तुम्हारी मम्मी सब देख लेंगी। तो इस पर उसकी सास कहती हाँ बेटा ठीक है, मैं यहाँ पर सब देख लूँगी और तुम जाकर अपने पापा के साथ वहाँ पर रह लो और स्कूल का जो भी काम है तुम देख लेना। तो रुचि इस पर बहुत खुश होती है और जो है वो अपने डिसीजन से भी खुश होती है कि उसके ससुर ने उसे एक सही राह दिखाई। उसने तो गुस्से में उसने तो सबको सबक सिखाने के लिए यूं ही बोल दिया था और आज उसके ससुर ने भी उसे एक अच्छी राह दिखाई तो वो बहुत खुश होती है। वो अपने ससुर के गले लग जाती है और थैंक यू बोलती है और वो अपने पापा के साथ गांव चली आती है। गांव आकर वो अपने पापा के नाम का स्कूल खोलती है जहां पर सारे गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं और उसके पापा उसे समझाते हैं कि बेटा ये ज़मीन वमीन बेचने का काम मत करना और क्या करोगी फंडिंग करके या क्या किसी को देकर, तुम एक काम करना, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। और जो है तो ये रुचि भी मन में खुश होती है कि पापा का भी मन रह गया और अब उसके पापा के साथ नवीन का भी व्यवहार अच्छा हो गया, उसकी मम्मी का भी व्यवहार अच्छा हो गया। वो लोग भी आकर उनके पास रहने लगे, थोड़ा सा सबका माहौल चेंज हो गया और इस तरह रुचि अपने पापा की भी सेवा करती थी और अपने सास ससुर की भी सेवा करती थी। अब रुचि जहाँ जहाँ रहती, चाहे वो अपने पापा के घर रहती या अपने ससुराल रहती, वहाँ पर उसके पापा उसके साथ रहते और उसके पापा एक इज्जत के साथ उसके साथ रह रहे थे। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी वसीयत यहीं पर समाप्त होती है और मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने मम्मी पापा को साथ में रख रहे हो, सास ससुर को साथ में आपकी बहू रख रही है, तो आप अपनी बहू को समझने की कोशिश कीजिए कि हाँ वो दोनों की सेवा बराबर से कर रही है। और मैं उस बहू से भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने मम्मी पापा को और सास ससुर को साथ रख रहे हो तो उनके साथ समान व्यवहार करें।
ऐसा नहीं है कि आप मम्मी पापा को ध्यान दें, सास ससुर को ना ध्यान दें, या सास ससुर को ध्यान दें तो मम्मी पापा को अजनबी उसी घर में फील कराएं। तो आप कोशिश कीजिए कि दोनों का सही से ध्यान रखें, और दोनों लोगों को जो भी, जैसे आप खाना खा रहे हो तो साथ में खाना दो, साथ में उन कोशिश करो कि वो लोग साथ में बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं। आप उन्हें कमरे में ले जाकर उनसे अकेले बात मत कीजिए, आप उन्हें अपने सास ससुर या अपने मम्मी पापा को साथ में बैठा के सब लोग साथ में बैठ के बात कीजिए, जिससे ना कभी आपके सास ससुर को फील हो कि मेरी बहू अपने मायके में ध्यान दे रही है, ना कभी आपके मम्मी पापा को फील हो कि मेरी बेटी अपने ससुराल वालों के साथ बिजी रहती है और मुझे यहाँ पर लाकर अकेला छोड़ दिया है। और फ्रेंड्स, ना वसीयत चीज़ ही ऐसी है, तो इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। ज़मीन जायदाद कहते हैं ना, लड़ाई झगड़ा का एक है, लोग लालच में क्या क्या कर देते हैं। तो मेरी ये कहानी वसीयत यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और अपने आसपास अगर ये घटनाएं घटित हो रही तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ मेरा व्यू बढ़ाने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए आप लोग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो फिर मैं मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, आपकी बुधवार को मैं अपने गांव से रिलेटेड एक वीडियो मेरे गांव से पड़ रहा है, जिसको मैंने बनाया है, ये माटी हमरे गांव की। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा बुधवार को।